हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 14 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस। आप सभी को कंस्ट्रक्टर याद होगा, आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी याद होगा। तो एक सवाल यहाँ पर, हम सभी जानते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है किसी क्लास का, तो उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब सवाल क्या है कि इनहेरिटेंस के केस में चाइल्ड क्लास या बोलें डिराइव्ड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा। यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, या दोनों चलेंगे या दोनों ही नहीं चलेंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पर सोचिए क्या जवाब ज़्यादा सही लग रहा है। यदि आपने काफ़ी सोचा तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर मेमोरी क्या क्या होती है। चाइल्ड क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें मेमोरी चाइल्ड के मेंबर्स को तो मिलती है, पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ के लिए भी मेमोरी मिलती है। कंस्ट्रक्टर का काम होता है मेनली इनिशियलाइजेशन कराना ऑब्जेक्ट को, यानी उसके मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराना। तो अगर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा तो चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज कराएगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा तो पेरेंट क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज कराएगा। पर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में तो दोनों ही मेंबर्स हैं, पेरेंट वाले भी हैं और चाइल्ड वाले भी हैं। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनते वक्त केवल किसी एक का कंस्ट्रक्टर क्यों चले, क्योंकि अगर किसी एक ही का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो कुछ मेंबर्स तो इनिशियलाइज हो गए ऑब्जेक्ट में, पर कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर तो दोनों ही क्लास के मेंबर्स हैं ना। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है दोनों क्लास के कंस्ट्रक्टर चले। लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है, आइए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डेवलप करते हैं। हम यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम रख लेते हैं ए, और एक और क्लास बनाते हैं बी, जो कि चाइल्ड क्लास होगी क्लास ए की। अब हम ये चाहते हैं कि जब चाइल्ड क्लास का यानी क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो समझें क्या हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट जिस क्लास का बन रहा है, कंस्ट्रक्टर तो उसी की क्लास का चलेगा। यानी बी क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर बना होगा वो चलेगा। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कौन बनाता है, कंपाइलर। और कंपाइलर जो कंस्ट्रक्टर बनाता है वो कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, वो कंस्ट्रक्टर एम्प्टी पैरेंथेसिस वाला होता है, यानी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, जिसको अपन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, जिसकी बॉडी में भी कोई कोड नहीं लिखा होता। ये अभी हमने बनाया है समझने के लिए, लेकिन अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर ऐसा ही कंस्ट्रक्टर बना रहा है। लेकिन कंपाइलर केवल बी क्लास में ही कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा, क्योंकि हमने ए क्लास में भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। कंपाइलर ए क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाएगा, और वो भी ऐसा ही होगा, यानी बिना आर्ग्यूमेंट वाला, बिना कोडिंग वाला। ये हम भी बना सकते हैं, और हम नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर बनाता है। अगर कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कंस्ट्रक्टर्स का वीडियो ज़रूर देखिए, जो इसी सीरीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में तो पेरेंट के मेंबर्स भी हैं, तो फिर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा। तो अब एक रूल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर ही पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। कैसे? तो जब कंपाइलर ये देखता है कि आपने अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, राइट, यानी अगर आपने क्लास बी में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंपाइलर क्या करेगा, ठीक ऐसा एक कंस्ट्रक्टर बना देगा।
ना केवल कंस्ट्रक्टर बना देगा बल्कि वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरी स्टेप भी लिख देगा। लेकिन ये स्टेप चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की बॉडी में नहीं होगा, बल्कि ये पैरेंथेसिस के बाद कोलन लगाया जाएगा और पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। ये एक स्पेशल सिंटैक्स है और इस तरीके से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया। अब चाहे ये सब कुछ हम लिखें और ना लिखें तो कंपाइलर लिखेगा। तो क्या हुआ, जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना, बनते ही चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर ने अपनी कोडिंग को चलाने की बजाय पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, जिस वजह से पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल गया और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलने के बाद वापस कंट्रोल चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर पे आया और उसने अपनी कोडिंग एग्जीक्यूट की। तो अगर कोई ये सवाल करे कि इनहेरिटेंस के केस में कंस्ट्रक्टर्स के चलने का ऑर्डर क्या होता है, तो आप कहेंगे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। लेकिन कॉल होने का ऑर्डर फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, यानी पहले तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ फिर ए का कॉल हुआ। लेकिन एग्जीक्यूट पहले ए का हुआ फिर बी का हुआ। तो अगर ए की भी पेरेंट क्लास होती तो ए अपनी कोडिंग चलाने की बजाय पहले अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी बात, मान लीजिए पेरेंट क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर खुद बनाया, राइट, और हो सकता है यहाँ पर कोई एक वेरिएबल भी हो और ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, राइट। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर हम बना देते हैं तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता। यानी इस सिचुएशन में क्लास ए के अंदर कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो बिना आर्ग्यूमेंट वाला हो। इसमें एक कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया वो एक आर्ग्यूमेंट चाहता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर चाइल्ड क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंपाइलर बनाएगा और पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करने की कोशिश करेगा। यानी कंपाइलर जब भी कॉल करवाएगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करवाएगा। इसका मतलब अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया तो एरर आने वाली है, क्योंकि कंपाइलर द्वारा बनाए गए कंस्ट्रक्टर द्वारा पेरेंट के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास में है ही नहीं। तो इस वजह से एरर आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस रूल को समझना चाहिए कि यदि पेरेंट क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो चाइल्ड क्लास में न केवल कंस्ट्रक्टर हमको बनाना पड़ेगा बल्कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल भी हमें करवाना पड़ेगा और उसमें नेसेसरी आर्ग्यूमेंट भी पास करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू 5 पास कर दी, अभी बिल्कुल सही है। अब ये सोचिए चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है और हम बनाएंगे तभी तो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरी स्टेप हम खुद लिख पाएंगे। अच्छा, अगर गलती से हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर तो बनाया लेकिन पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने वाली स्टेप भूल गए तो क्या होगा? तो ये होगा कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने वाली स्टेप कंपाइलर खुद लिख देगा, लेकिन वो जब भी लिखेगा तो वो तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। तो बेटर क्या है, आप खुद लिख दें और जो आर्ग्यूमेंट है वो पास कर दें। बात समझ में आ रही है? अब इसमें एक और वेरिएशन देखते हैं। यदि हम चाहते हैं कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते वक्त कुछ आर्ग्यूमेंट पास करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 2 और 3 पास करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब पहले तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो वो आर्ग्यूमेंट रिसीव करने वाला होना चाहिए। यानी हम चाहेंगे कि चाइल्ड क्लास में एक कंस्ट्रक्टर ऐसा हो जो रिसीव करता हो वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ x और y बना दिया, और लेट से b क्लास के अंदर भी एक वेरिएबल है b।
अब क्या हुआ, जैसे ही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसमें 2 3 एज एन आर्गुमेंट पास हुआ। ये 2 3 कहाँ चला गया, x और y में, x y में क्या गया 2 3। अब हम ये चाहते हैं कि ये 2 स्मॉल a में चला जाए, 3 स्मॉल b में चला जाए। आपको ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि b क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 वेरिएबल्स स्मॉल a और स्मॉल b, क्योंकि इसमें वो सारे वेरिएबल्स होने चाहिए जो क्लास b और क्लास a में डिक्लेयर्ड है, तभी तो इनहेरिटेंस का मतलब है। तो इसका मतलब 2 और 3 चले गए x और y में, अब हमें इन्हें पहुंचाना है a और b में। तो मैं b के अंदर जो पहुंचाना चाहता हूं वो तो कोड यहाँ लिख सकता हूं, पर a के अंदर जो पहुंचाना चाहता हूं वो यहाँ नहीं लिख सकता, वो तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ही करेगा। वैसे भी पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर को आप यहाँ कैसे एक्सेस कर लोगे, ये तो हमने पिछले लेक्चर्स में समझ ही लिया था कि किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को आप उस क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, चाइल्ड क्लास भी उसे एक्सेस नहीं कर सकती। तो b के अंदर मैं y की वैल्यू असाइन करवा देता हूँ और x की वैल्यू मैं असाइन करवाना चाहता हूँ a में। क्या करूँ, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करते वक्त x की वैल्यू पास कर देता हूँ, ये वैल्यू चली जाएगी k में, है ना। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो x की वैल्यू कहाँ जाएगी, k में चली जाएगी, और k से कहाँ चली जाएगी, a में चली जाएगी। थोड़ा बारीकी से सोचिए, आप जो चाहते थे वो हो गया। ऑब्जेक्ट b के अंदर जो स्मॉल a स्मॉल b वेरिएबल थे उसमें 2 और 3 चला गया। तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को करता है कॉल, लेकिन कई बार हमें चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाना ज़रूरी हो जाता है यदि पेरेंट क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं होता। या यूँ कहें कि अगर हमें पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के द्वारा, तो फिर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर भी हमें बनाना पड़ेगा और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिस तरह से कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हमें समझ में आया, उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं डिस्ट्रक्टर की भी। डिस्ट्रक्टर भी अगर मैं इसी में पढ़ा रहा हूँ तो फिर हमारे लेक्चर की हेडिंग भी तो चेंज होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, राइट। तो ठीक है, डिस्ट्रक्टर के बारे में समझिए। डिस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं, डिस्ट्रक्टर हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट के रिसोर्सेस की मेमोरी को रिलीज करने के लिए, या हर वो काम करने के लिए जो ऑब्जेक्ट के ख़त्म होने से जस्ट पहले हो जाने चाहिए। अब हमें यूटिलिटी मालूम है डिस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं, लेकिन बनाते कैसे, टिल्ड सिंबल, क्लास का नाम, पैरेंथेसिस, कोई आर्गुमेंट नहीं, और उसकी कोडिंग। कोडिंग में आप जो चाहे लिखें वो आपकी मर्जी। ऐसे ही चाइल्ड क्लास में भी डिस्ट्रक्टर बी, इसकी कोडिंग जो चाहे लिखें। अब ये डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तो बी क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। बी क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले अपनी कोडिंग चला लेगा, जो कोडिंग आप इसमें लिखेंगे वो कोडिंग पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, और आखिरी स्टेप के रूप में पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया जाएगा, तो पेरेंट का डिस्ट्रक्टर चलेगा। आप समझ रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर से थोड़ा अलग हो गया। कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता था, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता था। हाँ, कॉल तो पहले चाइल्ड का ही कंस्ट्रक्टर होता था, पर वो अपनी कोडिंग चलाने की बजाय पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता था। तो कॉल का ऑर्डर तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों के लिए सेम, पहले चाइल्ड का कॉल हुआ, फिर चाइल्ड वाले ने पेरेंट को कॉल किया, लेकिन एग्जीक्यूशन का ऑर्डर वो डिफरेंट है। कंस्ट्रक्टर के केस में एग्जीक्यूशन का ऑर्डर
पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है फिर चाइल्ड का, लेकिन डिस्ट्रक्टर के केस में उल्टा है, पहले चाइल्ड अपना डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा फिर पेरेंट का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। अब क्योंकि यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट का चक्कर तो होता नहीं है, कंस्ट्रक्टर में तो आर्ग्यूमेंट्स पास करे जा सकते हैं, तो अगर आप डिस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते हैं तो भी कंपाइलर वैसा ही डिस्ट्रक्टर बनाएगा बिना आर्ग्यूमेंट वाला, और अगर आप बना देते हैं तो भी वो बिना आर्ग्यूमेंट वाला रहेगा। तो अगर चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर आप नहीं भी बनाते हैं या बनाते हैं लेकिन पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को कॉल करने वाली स्टेप नहीं लिखते हैं, तो कंपाइलर खुद ब खुद पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरी स्टेप लिख देगा आखिरी लाइन के रूप में। डिस्ट्रक्टर चाइल्ड के डिस्ट्रक्टर की कोडिंग में आखिरी लाइन के रूप में पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरी स्टेप लिख देगा। यानी ये कोलन लगा के नहीं होता, ये बॉडी के अंदर होता है, डिस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर। कंस्ट्रक्टर जैसा नहीं है कि कोलन लगाया और कॉल कर लिया, क्योंकि पहले कॉल नहीं करना है। जब अपनी कोडिंग फिनिश कर लेगा डिस्ट्रक्टर, तब वो पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा आखिरी स्टेप में। तो हमें वो स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर में तो ऐसा था कि अगर आर्ग्यूमेंट पास करना है तो हमें ही लिखना पड़ेगा, यहाँ तो आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं करना, तो कंपाइलर खुद पेरेंट की डिस्ट्रक्टर को कॉल करने वाली स्टेप लिख देगा, आपको उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो हमें समझ में आया कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर अगर इनहेरिटेंस में होते हैं तो उसके क्या मायने हैं। तो यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स मुझे अप्रिशिएट करते हैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करने के लिए। कई बार आप अपने डाउट्स भी पूछते हैं, तो डाउट्स पूछिए, आपके डाउट्स का मैं डेफिनेटली जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ आपके सजेशंस हो सकते हैं तो वो भी आप कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे फ़ोन करके भी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और कुछ ऐसा है जो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करिए। सबसे इजी तरीका है, आप नीचे शेयर ऑप्शन पे क्लिक करिए और उसमें दिए गए लिंक को आप अपने फेसबुक वॉल पे पेस्ट कर दीजिए। आपको अगर इस तरह के और वीडियोस की अपडेट्स जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, आपके यूट्यूब वॉल पे इसकी अपडेट्स आती हैं कि कौन से नए वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू।